इतना बड़ा बवंडर बना दिया, तो भौकाल टाइट कर दिया एनटीए ने। ठीक है, एनटीए ने क्या किया है ना, कान को सीधे तरीके से पकड़ने की जगह पे हाथ घुमा के पकड़ना उन्होंने तय किया। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद की तस्वीर बदल दे। हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। मेरा नाम सौम्या तिवारी है और मैं हिंदी के बारे में बात करूंगी, जो कि आपके लैंग्वेज सेक्शन जो है, लैंग्वेज सेक्शन का ए जो है पार्ट, उसमें है। ठीक है, तो हम आज जो भी बात करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे। तो अब तक जो भी नोटिफिकेशंस आए उसमें हमें एक चीज़ पता चला कि लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 13 लैंग्वेज और 19 लैंग्वेज में कर दिया गया है। ठीक है, हमारे पास जो सवाल होंगे वो लैंग्वेज से होंगे, वो हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि पहले से भी होते आए हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मतलब ये परसेप्शन बना हुआ है या फिर एनटीए जो भी करता है उसके बारे में हमेशा से एक चीज कही जाती है कि वो अपने तरीके में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। एनटीए ने जो भी किया है, अभी भी जो भी चेंजेस लाए हैं वो थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी चेंज है जो कि बहुत ज्यादा दिख रही है। जैसे एक स्टार प्लस का ऐड आता है, रिश्ता वही सोच नहीं, तो एनटीए ने भी वही किया है, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, हमारे पास जो भी कंटेंट थे जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा बवंडर बना दिया है, मतलब कि भौकाल टाइट कर दिया। अगर बनारस जो रहते हैं उनकी बनारसी भाषा में कहा जाए तो भौकाल टाइट कर दिया है एनटीए ने। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है इसमें बताया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये भी पता था हमें। उसके बाद हमें बताया गया कि हमारे पास 13 लैंग्वेज हो गया। पहले हमारे पास जो लैंग्वेज थे वो 2 थे, तो अब हमें पता है कि हमारे पास 13 हो गया है। ये है लैंग्वेज सेक्शन का ए। ठीक है, और बी का अगर पार्ट किया जाए तो यहाँ पे और भी 19 जो थे वो लैंग्वेज ऐड कर दिए गए हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लैंग्वेज का जो पार्ट ए है, मतलब कि जो सेक्शन ए है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब ये पूरा जो है इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, या फिर मेरे सब्जेक्ट में लैंग्वेज आएगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस पे। कल तक मे भी फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया जाएगा, मतलब कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको फॉर्म भरने हैं। उससे पहले हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से स्ट्रीम के साथ लैंग्वेज कंपलसरी किया जा रहा है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है जो चाहती है कि अगर बीएससी का बच्चा है तो वो लैंग्वेज पढ़े, या कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उस चीज़ को कंपलसरी नहीं करना चाहती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कल तक में पूरी तरीके से मिल जाएगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे वक्त हम अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं, मतलब कि जो वक्त दिया है उस पर हम अपना काम नहीं करते हैं। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, हमें पता है कि लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, तो हम उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो चीज़ें होने वाली है ना उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इंसान वही जो तकदीर बदल दे। हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कितनी भी खराब, कितनी भी अच्छी हो, हमें अपनी ज़मीन पे पैर बनाकर रखना आना चाहिए। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से हैं और हमें किस चीज़ पे मेहनत करनी है। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, मेहनत को करते जाओ। अगर आपको नहीं पता है कि, मतलब आपको साइंस का स्ट्रीम है और आपको नहीं पता कि आपके साथ लैंग्वेज में आ जाएगा या नहीं आएगा, तो अभी आप साइंस पढ़ लो। ऐसा तो है नहीं कि एक मतलब लैंग्वेज अगर आपको इंट्रोड्यूस किया गया तो आप लैंग्वेज पढ़ नहीं पाओगे। अभी भी ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपके पास 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन में आप आराम से लैंग्वेज में अगर 1 घंटा भी देते हो ना, मतलब अगर हिंदी की बात करूँ या इंग्लिश की, तो आराम से आप लेकर चले जाओगे उसे। और ये जो पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोमेन के साथ साथ अगर कहें कि बराबर दर्जे पे कोई खड़ा है तो ये पार्ट होने वाला है आपके लिए। और ये
पहले भी था, जहां पे आपके मार्क्स को बढ़ाता था, आपके रैंक को बढ़ाता था। अभी भी फिर वही ये रोल जो है इसका वापस से वही है कि ये क्या करना है, इसे फिर से मार्क्स को बढ़ाना है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एनटीए ने क्या किया है, कान को सीधे तरीके से पकड़ने की जगह पे हाथ घुमा के पकड़ना उन्होंने तय किया है। तो उन्होंने वही किया है, जो चीजें पहले थी उसी को वापस से हमें दे दिया है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। इसमें अब चेंजेस कुछ हुए हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि पैसेज। अभी जो 10th और 12th के बोर्ड्स हो रहे हैं उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 में, अभी रिसेंट जो कोविड वाला टाइम था उसकी वजह से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, अब आपने अगर देखा होगा, आप 12th के बच्चे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं और टर्म 1 दे चुके होंगे, आपको पता होगा कि अब इंट्रोड्यूस क्या किया गया था, गद्य और पद, मतलब कि आपको पैसेज दिया जा रहा था, वो कविता के फॉर्म में हो या फिर एक कहानी के फॉर्म में या किसी निबंध के फॉर्म में। ठीक है, उसको आपको पढ़ के क्या करना था, 5 सवाल पूछे जा रहे थे, उसके जवाब देने थे आपको। अब उस 5 सवाल में हो सकता था, अब हो रहा था कि उसमें से जो आपको गद्य दिया गया है उसमें से आपको 3 सवाल उस गद्य से रिलेटेड हो, उसके बाद वाक्य कोई उठा के पूछ दिया, उसी गद्य का वाक्य कोई उठा के पूछ दिया कि वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई शब्द उठा दिया गया और उसमें पूछ दिया गया कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर हम पद की बात करें तो पद में कोई कविता दे दी गई, कविता के कुछ लाइंस दे दिए गए, उसके बाद आपसे पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। ठीक है, तो ये जो तरीका है हमने देखा कि 12th में भी फॉलो किया गया, 10th में भी फॉलो किया गया। तो वही चीज यहाँ पे भी क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जो पूर्व ज्ञान है उसको आंका जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि लिटरेरी मतलब इससे ले लो कि लिटरेचर से रिलेटेड आपकी जो ज्ञान है, मतलब आपने जो पढ़ा है या फिर आप जितना जानते हैं हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अभी ये सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जनरली मैं अगर बात करूं तो मैं हिंदी के बारे में बात करूंगी। तो अगर हिंदी की बात किया जाए तो उसमें साहित्य से रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर एक पैसेज हो जो हो सकता है आदिकाल से रिलेटेड पूछा गया हो और उससे आपके सवाल बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आपको पैसेज दिया गया, कोई शब्द उठा के आपसे पूछ लिया गया कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो वो क्या हो गया, वो वोकैबुलरी, शब्दावली ही हमारा चेक किया जा रहा है। और ये किसके थ्रू, जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, वो सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो ये तो है नहीं कि हमें 12th में पढ़ाया जाता है। शब्दावली के बारे में जानकारी तो हमें बचपन से होती है ना। अब यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली, मतलब कि क्लास 12th की जो सिलेबस है, क्लास 12th में जो सिलेबस है उसी को बेस बनाया जाएगा सवाल पूछने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए क्लास 12th की, तो क्लास 12th में कोई भी ग्रामर की किताब नहीं है, मतलब कि व्याकरण की किताब नहीं है। वहाँ पे साहित्य से रिलेटेड है, मतलब साहित्य बोले तो मतलब साहित्य अगर कहा जाए तो जो किताबें हैं वो क्या है, कहानी, निबंध, इन सब से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे ग्रामर की किताब नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने सिलेबस लिखा है या फिर जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है व्याकरण और दूसरा है साहित्य। अब आपको लग रहा होगा कि 12th में तो ग्रामर था नहीं, फिर हम ग्रामर क्यों पढ़े या फिर हमें ग्रामर से क्या लेना देना। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा तरीका कहें समझने का या फिर छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब हम क्लास 6 में जाते हैं या फिर जब हम छोटे होते हैं क्लास 6 में, तो मान लो कि क्लास 6 में आपका कोई एक दोस्त बना, नया दोस्त बना, तो आप क्या करते हो, आप उसके साथ घुलते हो, मिलते हो, बातचीत करना शुरू करते हो। ठीक है, फिर आप 7th में जाते हो, वो दोस्ती 1 साल की हो जाती है और थोड़ी गहरी हो जाती है। फिर आप 8th में जाते हो, फिर 9th में जाते हो। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप 10th और 11th में जाते हो। 10th में मान लो 10th तक जाते हो, तो ये जो 6 से 10th तक के बीच में आपकी जो दोस्ती हुई वो वक्त के साथ गहरी होती चली गई।
अब जैसे अगर हम 6 में थे, अगर मुझे पानी पीना है तो मैं अपने दोस्त से कहूँ कि अपना मतलब पानी दो, या फिर अगर मैं मुझे टाइम पास करना, मतलब कि अगर मुझे जो हमारा फील्ड है उसमें घूमना है, कोई क्लास बहुत बोरिंग लग रही है और मुझे घूमना है, तो मैं अपने दोस्त को कहूँ कि चल घूम के आते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त साथ साथ बिताने की वजह से एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि हम यूज्ड टू हो जाएंगे इन चीज़ों की। मतलब कि हमें पता होगा कि अगर सामने वाला मुझे देख रहा है और क्लास बहुत बोरिंग लग रही है तो उसका यही मतलब है कि मुझे अब हमें बाहर जाना है, या फिर हम बाहर जाना चाहते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये वक्त के साथ मतलब वक्त बिताने की वजह से हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर ग्रामर की कहानी को हम समझे तो ग्रामर में क्या होता है कि ये जो ग्रामर है इसका इंट्रोडक्शन क्लास 6 में हमसे कराया जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से हम क्लास 6 में ग्रामर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ग्रामर जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो क्लास 7 में जाते हैं, 8 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, और जब हम वाक्य, वाच्य या फिर कुछ और पढ़ने लगते हैं, अलंकार, रस, छंद, समास, संधि, ये सब जब पढ़ने लगते हैं तो हम मान के चलते हैं, या फिर जब आपको पढ़ाया जाता है तो मान के चलते हैं कि आपका जो पूर्व ज्ञान होगा वो वर्ण के बारे में होगा, वो वर्णमाला के बारे में होगा, वो शब्दावली के बारे में होगा। तो ये जो हमें आइडिया है कि आप जो पढ़ चुके हैं, मतलब कि अगर आप 6 में संज्ञा पढ़ते हैं तो वापस 8 में जाके आपको संज्ञा नहीं पढ़ाई जाती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब संज्ञा सर्वनाम से आगे बढ़ के क्रिया विशेषण पढ़ने लगते हैं या फिर वाक्य बनाने लगते हैं, तब हम मान के चलते हैं कि बच्चे को पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यही जो हमारी दोस्ती है वो क्या होती है, वक्त के साथ गहरी हो जाती है। और जब हम 10th में जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ के आ रहा है ये सब कुछ, तो इसे अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा संज्ञा भी देख लो, बेटा सर्वनाम भी देख लो। हम अब क्या पढ़ाएंगे, अगर अलंकार आ रहा है तो अलंकार पढ़ाएंगे, अगर वाक्य आ रहा है तो वाक्य पढ़ाएंगे। और इससे क्या होगा कि हम वो जो हमारा है कि एक चीज़ हमें पता है कि हाँ हमारा जो रिश्ता है वो इतना गहरा हो चुका है कि अब मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर दोस्ती गहरी हो गई है तो उसमें हमें चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह आप जब बड़े क्लास में जाते हैं तो आपके साथ ही जो बाकी सारे हैं संज्ञा सर्वनाम ये साथ में ही आएंगे। अब आप मतलब ना तो टीचर को ये बताने की जरूरत पड़ती है आपको कि हाँ आपको फिर से संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है, और ये टीचर भी मान के चलता है कि वक्त के साथ आप क्या हो गए, उसमें परिपक्व हो गए हैं। तो अगर मैं 12th की बात करूं, अगर 12th में हम पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें अगर अलंकार पूछ दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि 12th में तो ग्रामर था ही नहीं, हमसे अलंकार पूछा क्यों गया। या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि 12th में तो ग्रामर था नहीं, तो ग्रामर के पार्ट से कोई चीज आई ही क्यों। तो ये जो सवाल है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये तो 12th में था नहीं तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, या हमसे पूछा क्यों गया, क्योंकि जो वहां पे कहा गया है 12th, वहां पे आप ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व ज्ञान को भी आंका जाएगा। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, इंग्लिश और हिंदी की बात करूं, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो ग्रामर है उसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। मतलब कि जो बेस कहा जाए वही ग्रामर है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि 12th में ग्रामर नहीं है तो ग्रामर नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत एक धारणा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो ये पार्ट्स दिए गए हैं ये अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब आपको समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है कि साहित्य। अब यहाँ पे साहित्य को मैंने पार्ट्स में डिवाइड करने की जगह पे, मतलब कि जैसे कि हम पढ़ रहे थे और मैंने क्या किया था, जब जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम जब ग्रामर पार्ट पढ़ रहे थे उससे पहले हम साहित्य शुरू कर रहे थे, तो साहित्य को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस को वैसे नहीं दिया है, मतलब लास्ट टाइम भी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने साहित्य को पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन इस बार मैंने साहित्य को पार्ट में नहीं डिवाइड किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं पूछने के। अब जैसे यहाँ पे जितने भी ये राइटर्स हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो सारे वो हैं जो क्लास 12th की पुस्तक में हैं। मतलब कि क्लास 12th की जो आपकी किताबें हैं जो चलती हैं, उन किताबों में जितनी भी कहानियां, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी चीजें जो भी दी गई हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है, मैंने उनका नाम लिखा है। अब
देखिए, अगर साहित्य को पढ़ा जाएगा तो अगर मैं सीधे साहित्य अगर आपको पढ़ाती हूँ कि हाँ साहित्य को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये काल हो गया, वो काल हो गया, इसमें ये हुआ वो हुआ, तो आपको लगेगा ये तो हमें पढ़ा नहीं, मतलब ये तो हमारा 12th का था नहीं, तो मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो आपको एक तरीका जो जिससे आपको समझ में आए कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी या फिर आपका जो दायरा होने वाला है वो एनटीए के मुताबिक सिर्फ 12th होने वाला है, लेकिन उसकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ जयशंकर प्रसाद की, तो आपकी किताब में जब जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा गया है तो वहां पे उनकी सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। उन्होंने कौन से नाटक लिखे, कौन से साहित्य उपन्यास लिखा है, कौन सा निबंध लिखा है, कौन सी आलोचना लिखी है, कौन सी कविता लिखी है, कविता संग्रह कौन से है, कहानी कौन से है, किस वर्ष में प्रकाशित हुए, उनका जन्म कब हुआ और वो किस काल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछा गया आपसे किस काल के अंतर्गत आते हैं और जब आपको यही नहीं पता हो कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सवाल है क्लास 12th का। अगर आप जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद किस काल से आते हैं। तो अगर एनटीए सवाल पूछती है कि किस काल से आते हैं, तब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लास 12th में नहीं पढ़ाया गया, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। और यही काम जो जहां पे फंसाने की कोशिश की गई है आपको एक भ्रम दे दिया गया है क्लास 12th और कह दिया गया कि आपको क्लास 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। अब आपको इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, केशवदास, घनानंद, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, ब्रजमोहन व्यास, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, ये जितने भी नाम आपको दिए गए हैं वो किसी काल से आते हैं। किस काल से आते हैं, उस काल की जो विशेषता थी वो क्या थी, या फिर कौन से समय से लेकर कौन से समय तक वो काल रहा, उनके जो साथ के कवि थे वो कौन थे। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं या फिर कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, या फिर पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। तो ये जो जानकारी है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप साहित्य को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। साहित्य को आप वैसे नहीं पढ़ेंगे जो क्लास 12th में आपको दिखाया जा रहा है। आप साहित्य को पूरी तरीके से जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा है कि आपको पूरा का पूरा साहित्य पढ़ने में हो सकता है कि तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन जितने नाम यहाँ पे दिए गए हैं ना, उनके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कौन से काल के थे, इस काल की शुरुआत कब हुई, इस काल का नाम क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आपको साहित्य भी पढ़ना होगा। अब साहित्य में आपको समझना होगा कि ये जो काल है, कौन कौन से काल है, समय काल जो है उनका मतलब टाइम पीरियड है वो क्या होने वाला है या फिर क्या था। उसके बाद इनके जो समकालीन रचनाकार थे या कवि थे वो कौन कौन से थे, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, हम साहित्य में पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि ये सब देखकर और सुनकर आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं था, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। आपको हिंदी में यही पढ़ाया जा रहा था, आप यही पढ़ रहे थे। अब जो हमें विशेष रूप से देखना है वो इन लोगों को देखना है। हमें पहले भी साहित्य को पढ़ना ही था, हमें पहले भी व्याकरण को पढ़ना ही था, और जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें पता है कि हमने व्याकरण खत्म कर लिया है। अब हमारी बारी किसकी है, साहित्य की है। तो जब हम साहित्य में आएंगे तो पहले हम क्या करेंगे कि ये सब जानेंगे, मतलब कि किस काल के हैं, कौन से कवि हैं, कब जन्म हुआ है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, और उनके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम उस पर बात करेंगे, हम उससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस है वो किसका है, हिंदी का है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि एनटीए ने अपना क्या सिलेबस दिया है और उससे हमारा क्या सिलेबस बनता है। अब जब गाइडलाइंस आएंगी तो हमें समझ में आएगा कि किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा लैंग्वेज है या फिर क्या अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में क्या सिलेबस होने वाला है ये आपके सामने है। और एक चीज आप मान के चलिए, मतलब कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% होगा, श्योरिटी है, बट हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि अगर बच्चे
आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब जो बच्चा आर्ट्स के लिए एंट्रेंस देना चाहता है उसमें लैंग्वेज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। जो बच्चे हमसे जुड़े थे और लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर जो बच्चे अभी हमसे जुड़ने वाले हैं और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। कल तक आपके सिलेबस और गाइडलाइंस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। आपका सिलेबस, हमारा सिलेबस क्लियर है, हमें बता दिया गया है कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, तो आपको परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करती रहनी है। अपना जो बोर्ड है उस पर भी ध्यान देना है, उसके साथ साथ एंट्रेंस पे भी ध्यान देना है। अब डाइवर्ट होने वाला जो टाइम है ना वो समाप्त हुआ, मतलब कि अब आपको अपना दिमाग हर जगह नहीं दौड़ाना, कौन किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो अब आपको क्या करनी है, पढ़ाई करो, ठीक है। तब तक आप अपनी जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ इन्वेस्ट करो, अपने बोर्ड्स के लिए और एंट्रेंस के लिए, ठीक है। एंट्रेंस में जिस भी सब्जेक्ट को आप अपने दिमाग में बैठा के चल रहे हो कि आपको इसके लिए एंट्रेंस देना है, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो। तो अपना ध्यान रखो। थैंक यू।